मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और सुनाइए, क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। मोहित, जुगनू, जगदीप, रोहित, ज्योति, सत्वना, सांत्वना, अच्छा सॉरी, सांत्वना भी नाम है, प्रियांशु, अखिल, निश्चय, निक्की, AK, MD, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास में। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ना जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। देखिए यार, बहुत डिटेल में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको। मैं सीधे सीधे शॉर्ट में ही बात आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आइए जरा देखिए यार, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि रेट 20% है, रेट 20% है, तो फ्रैक्शन हुई 1/5। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे रेट 20% है तो 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो जाएगा भाई, पहले साल 5 से 6 होगा, दूसरे साल फिर 5 से 6 होगा। ज्यादा आसान भाषा ये है कि हम 2 साल में सीधा लिखे 5 का, और 25 से 36 हो जाएगा। हाँ जी। अगर मैं 3 साल की बात करूं, तो टाइम 3 साल अगर मैं ले रहा हूं, इसी रेट पे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पूछ रहा हूं, तो हम हर बार 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 ना करके सीधा देखिए, तो 3 साल है तो 5 की पावर 3 125, और 6 की पावर 3 216। 125 से 216 करते हैं, मतलब सीधी सीधी बात, बिना किसी बकवास। अब मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है वो समझिए। कहानी ये है कि पेपर में हमें डायरेक्ट ये करना है कि भाई कोई धन, जैसे मैं अगले पेज पे करता हूं कि भाई रेट 20% है तो फ्रैक्शन होगी 1/5। तो मैं कहूंगा कोई धन 1 साल में 5 से 6 बन जाएगा, 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा, और 3 साल में वही धन 125 से 216 हो जाएगा। यानी जितने साल हो रहे उतनी पावर चढ़ाते रहो। इसका मतलब ये बना कि भाई अगर कोई प्रिंसिपल आज 5 रुपए है और 1 साल बाद चुकाना है तो वो 6 हो जाएगा। मतलब अगर कोई मूलधन प्रिंसिपल आज 5 है तो इसकी जो अमाउंट तैयार होगी 1 साल में 20% की रेट से, वो हो जाएगी मेरे बच्चे कितनी? 6। मिश्र धन हो जाएगा 6। यानी मूलधन 5 है तो मेरे भाई मिश्र धन हो जाएगा 6। अगर प्रिंसिपल 25 है, यानी आज 25 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 2 साल बाद आपको 36 मिल जाएगा। ये रेशियो और कुछ नहीं है। अगर 250 इन्वेस्ट करोगे 360 मिल जाएगा, 2500 इन्वेस्ट करोगे 3600 मिल जाएगा, 25,000 इन्वेस्ट करोगे 36,000 इन्वेस्ट मिल जाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो है कि भाई अगर आज 25 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद आपको 36 मिलेगा। और मेरे बच्चों, अगर आज 125 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद आपको 216 यूनिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं 20% की रेट से, तो वो 3 सालों में क्या क्या कहानियां तैयार करेगा, ये वो सारी बातें बता रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप किस्तें देते हैं, क्या देते हैं? किस्त। मेरे बच्चों, अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं, तो इंस्टॉलमेंट में मुझे आप ये बताइए क्या क्या चुकाते हैं। अगर मैं 2 हिस्सों में चीजों को बांट दूं, एक हिस्सा लोन जिसे हम कर्जा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों हम इंटरेस्ट, मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो आपने मान लीजिए कोई लोन लिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट देना है, तो किस्तों के अंदर जो पैसा जाता है वो केवल लोन चुकाया जाता है, या केवल इंटरेस्ट चुकाया जाता है, या फिर लोन और इंटरेस्ट दोनों चुकाए जाते हैं? लोन और इंटरेस्ट दोनों चुकाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर लोन और इंटरेस्ट दोनों चुकाए जाते हैं। जब भी आप किस्तों में पैसा पे करते हैं तो उस किस्त के अंदर लोन अमाउंट भी चुकाई जा रही होती है,
और इंटरेस्ट अमाउंट भी चुकाई जा रही होती है। यानी ऐसा नहीं है सर कि केवल हम इंटरेस्ट चुका रहे हों या केवल लोन चुका रहे हो, दोनों ही चीजें उतर रही होती हैं किस्तों में। तो मेरे बच्चे किस्त का मतलब होता है कि प्रिंसिपल भी उतार देना और उस पर लगा हुआ ब्याज भी उतार देना। तो ऐसे ही अमाउंट का मतलब भी यही होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे बच्चों एक नजर में अगर देखोगे तो अमाउंट और इंस्टॉलमेंट सेम होती है। अमाउंट और इंस्टॉलमेंट मेरे बच्चों क्या होती है? सेम होती है। मूलधन और लोन भी सेम है। भाई अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तब तो है प्रिंसिपल, और अगर आपने पैसा उधार लिया है तो वो हो गया लोन। किसी दूसरे का इन्वेस्टमेंट आपके लिए लोन है ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो जिसने इन्वेस्ट किया उसके लिए अमाउंट, लेकिन आपके लिए वो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इंस्टॉलमेंट। हाँ जी। तो एक मोटी मोटी सरसरी निगाह में हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट इंस्टॉलमेंट ही होती है और प्रिंसिपल लोन के बराबर ही होता है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को अगर आप समझ गए हैं कि भाई प्रिंसिपल ही लोन है और अमाउंट ही इंस्टॉलमेंट है, तो इस कहानी को समझते हैं और आगे दौड़ाते हैं। सवाल पढ़िए। कहता है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के अंत में इतने इतने रुपए की किस्त देनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य ज्ञात करो। सुभाष परचेज ए रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे रुपीज दिस एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कहता है 1620 रुपए उसे पहले साल के आखिर में देने, मतलब नगद देने होंगे, और बाकी जो पैसा है पहले दूसरे तीसरे साल के आखिर में देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कैश प्राइस बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखिए कि भैया रेफ्रिजरेटर का एक कैश प्राइस होगा। कैश प्राइस होगा कितना है? कैश प्राइस ये हमें निकालना है। इसमें से कुछ की उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी। कैश डाउन पेमेंट को बोलते हैं नगद तत्काल भुगतान। तो कैश डाउन पेमेंट हुई 1620 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों 1620 रुपए कर दिया हमने कैश डाउन पेमेंट, बिल्कुल सही। बाकी जब जो पैसा बच गया, कह रहा जी उसका ले लिया आपने लोन, उसका ले लिया आपने लोन, और लोन लेके आपने बाकी पैसे को चुकाने की सोची। किस रेट से? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। तो आप उस लोन को कैसे चुकाएंगे उस बात पे चर्चा करते हैं। अब देखिए ध्यान से। अब मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो हम कहेंगे भाई पहले साल कोई धन अगर 10 रुपए उधार लिया था तो एक साल के आखिर में अगर उसे चुकता करना है तो 11 रुपए देना होगा। अगर 100 रुपए आज उधार लोगे और 2 साल के आखिर में आप उस पैसे को देना चाह रहे हो तो आपको 121 देना होगा। और अगर आपने 1000 रुपए उधार लिया है और तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाना चाह रहे हैं तो 1331 चुकाना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही सर। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आज आपने 10 यूनिट उधार लिया है तो पहले साल के आखिर में आप 11 यूनिट उतारेंगे, या दूसरे साल के आखिर में आपने 121 यूनिट अगर कर्जा उतारा है तो इसका अलावा आपने उसमें उधार ले रखा था 100 रुपए। तीसरे साल के आखिर में 1331 यूनिट का कर्जा उतारा है तो उसमें आपने उधार ले रखा है 1000 रुपए। हाँ जी। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करिए। यानी पहली किस्त अगर 11 यूनिट की गई है तो उसमें प्रिंसिपल उतरा है 10 यूनिट और बाकी 1 यूनिट क्या गया है मेरे बच्चे? ब्याज। बाकी 1 यूनिट गया है ब्याज, 1 यूनिट उतारा है ब्याज हमने। जबकि सवाल में कह रहा है कि पहली किस्त जो गई है वो 2178 रुपए की गई है, तो 11 यूनिट 2178 को। देखिए एक सवाल में समझ में नहीं आएगा, 2-3 सवालों में समझ में आएगा। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2178 को। तो भैया भाग देंगे 11 एकम 11, बचा कितना? 10। 11 9 99, 11 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू 198। तो यानी पहली किस्त में जो ब्याज गया वो 198 गया है, और मूल कितना उतारा है? मूल उतारा है 1980 रुपए का। यानी जो पहली मेरे बच्चे 2178 रुपए की किस्त उतारी गई है,
पहली जो किस्त मेरे प्यारे बच्चों 2178 रुपए की उतारी गई है, उसमें मूलधन दिया गया है 1980 रुपए। उसमें मेरे प्यारे बच्चों मूलधन दिया गया है 1980 रुपए। दूसरी जो 121 यूनिट की किस्त दी गई है, एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट कर रही है 2299 को। तो 121 यूनिट 2299, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, भाग दोगे 19। तो यहां ब्याज कितना कमाया? 21 यूनिट का। तो 1 यूनिट 19, तो 21 यूनिट कितना? तो मेरे बच्चे यानी दूसरी किस्त अगर 2299 की गई है तो उसमें एक्चुअल में उसने जो प्रिंसिपल दिया है वो मात्र 1900 रुपए ही दिया है। और तीसरी किस्त मेरे बच्चों जो उसने चुकाई है वो चुकाई है 2662। तो 1331 यूनिट 2662 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2000। यानी मेरे बच्चों पहली किस्त अगर 2178 की गई है मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, तो उसमें ब्याज प्रिंसिपल गया 1980। दूसरी 2299 की कर्जा उतारा है तो उसमें प्रिंसिपल उतरा है 1900। तीसरी 2662 की किस्त गई है तो उसमें प्रिंसिपल उतारा है 2000। तो कुल मिला के मेरे बच्चे हमने कितना धन उतारा है वो जोड़ लेते हैं। 0, 8, 9 9 18, 8 असल 1, 1 1 2 2 4 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 5880 रुपए का आपने एक्चुअल में कर्जा ले रखा था, और इस 5880 रुपए को आपने इस तरीके से 3 किस्तों में उतारा है। 3 किस्तों में मेरे बच्चे उतारा है। मैं जानता हूं समझ नहीं आ रहा, पर शांत रखिए। यानी आपने लोन ले रखा था 5880 रुपए का। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई एक्चुअल में फिर इसका कैश प्राइस क्या था? ये तो लोन आया, तो कैश प्राइस कितना था? तो आप कहेंगे देखो सर, इस कीमत में से घटा के 5880 आया तो जोड़ दें, तो 0 8 2 10, 8 से 14 और 1 15, 5 से 1 6 1 7। तो इसका मतलब उसका एक्चुअल में जो कैश प्राइस था मेरे बच्चे वो था 7500 रुपये। एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे उसका जो कैश प्राइस था वो था 7500। समझे कि नहीं मेरे भाई? उसका जो नगद मूल्य है वो है 7500। पहली चीज। अगले सवाल में हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ब्याज कितना दिया। वो उसने 3 किस्तों में पैसा चुकाया तो उसमें ब्याज कितना दिया? तो आपको यहां देखना है, यहां 1000 से 1331 यानी 331 यूनिट ब्याज गया। अब गुना करते रहिए ब्याज की कैलकुलेशन के लिए। भाई यहां 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। पहले यानी तीसरी किस्त में इतना ब्याज दिया। यहाँ 1 यूनिट 19, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी? 21 गुना 19, 9 एकम 9, 19 एकम 19, 2 38 और 39। दूसरी किस्त में इतना ब्याज गया। और जो तीसरी किस्त है 1 गुना 198 करोगे तो तीसरी किस्त में 198 ब्याज गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 किस्तों में जो टोटल ब्याज दिया, 9 2 11 और 9 11 8 19 का 9 को असल 1, 9 9 18 और 6 24 और 1 25 5 असल 2, 6 3 9 और 1 10 और 2 12। तो 1259 रुपए मेरे भाई कुल मिला के ब्याज चुकाया गया। देखिए पेशेंस बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको बनाए रखो, वो बड़े काम आएगी आपके पास। अगर आप नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो बनाए रखो। थोड़ी देर में समझ ना आए तो मैं जिम्मेदार हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो? बताइए मेरे भाई, पढ़िए जरा सवाल। आइए मेरे भाई। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए का नगद अग्रिम भुगतान पर एक स्कूटर खरीदा। मेरे बच्चे स्कूटर का एक कैश प्राइस होगा, लेट से इतना रुपए कैश प्राइस है। कहता उसने इसमें कुछ कैश डाउन पेमेंट दी है, कुछ मेरे प्यारे बच्चों कैश डाउन पेमेंट की है। कितने की कैश डाउन पेमेंट की है? 12,000 रुपए की। और कहता है 12,000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट करने के बाद जो बाकी पैसा बच गया उसका उसने ले लिया लोन।
बाकी पैसे का लोन ले लिया और उस लोन को उसने 5% की रेट से 2 किस्तों में चुकाया। 5% की रेट से 2 किस्तों में चुकाया। 5% की रेट से 2 किस्तों में चुका दिया मेरे बच्चे। पांच परसेंट की रेट से 2 किस्तों में उस पैसे को चुकाया। तो 5% की रेट से 2 किस्तों में चुकाया है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो एक साल में कोई धन 20 से कितना हो गया 21। 2 साल में वही धन 400 से कितना हो गया 441। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका लोन भी कहलाएगा। हाँ जी, और जो आपका अमाउंट है वही आपका मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। अब मोटे मोटे बातों पे गौर कीजिए। मोटी मोटी बातें ये है कि भाई पहले साल अगर आपने 21 की इंस्टॉलमेंट दी है तो उसमें कर्जा दिया 20 का बाकी ब्याज। दूसरे साल 441 की किस्त दी है तो उसमें कर्जा दिया है 400, बाकी गया ब्याज। अब सवाल में कह रहा है कि भाई पहले साल की जो किस्त गई है ना, पहले साल के आखिर में, वो गई है 1680 रुपए। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 21 आठे 180 रुपए, तो 20 यूनिट की 20 आठे 1600 रुपए। यानी जो 1680 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट गई है उसमें कर्जा उतरा है 1600 का, बाकी ब्याज। दूसरी किस्त कहता है जो 441 यूनिट की गई है, 441 यूनिट की दूसरी किस्त जो गई है उसमें कर्जा दिया है 5292, मतलब 5292 किस्त गई है। तो 441 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की इतनी 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 चौक 48, 49, 12 चौक 48, 4 52, तो एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 400 गुना 12। यानी जो दूसरी किस्त गई है 5292 की, उसमें 4800 तो उतरा कर्जा, बाकी ब्याज। तो कुल मिला के कितना कर्जा उतारा? 0 0 8 6 14 4 1 5 1 6, 6400 रुपए का हमने कर्जा लिया होगा। यानी मेरे बच्चे मूलतः हमने 6400 का कर्जा लिया था, 12,000 नगद पेमेंट कर दी थी, तो एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी होगी? 12 और 6 18,400 रुपए। यानी मेरे भाई 18,400 रुपए उस गाड़ी का या उस स्कूटर की एक्चुअल में कीमत थी मेरे भाई, एक्चुअल में कीमत थी 18,400। हाँ है ना? समझो आराम से। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करिए। कहता रजनीश बोरोड ₹1500 फ्रॉम ए बैंक एंड रिपेड द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कहता जी रजनीश ने 1500 रुपए बैंक से उधार लिए और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने की बात कही। देखिए कुछ जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर ध्यान देते हैं। 1500 उधार लिए बैंक से, रिपेड द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने की बात की। दोनों किस्तें बराबर हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 40%। और कहता है किस्त, पहली किस्त तब दी है जब उसने कर्जा लिया था उसके 1 साल बाद। तो समान किस्तें ले रखी, इन बातों पे ध्यान रखिएगा। 2 समान वार्षिक किस्तें, तो मेरे बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कितना है? 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 2/5। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई पहले साल कोई धन 5 से कितना हो गया? 7। दूसरे साल फिर वही धन 25 से कितना हो गया? 49। अब मेरे बच्चे आइए इस कहानी को समझाता हूं और इस बात को समझिए। भाई ये हुआ आपका लोन जो आपने लोन लिया, और ये हुआ मेरे बच्चे आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपने पे की। लेकिन इस बार एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन ये लगा दी, उसने कहा कि भाई दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। यानी अगर पहली किस्त 7 की जाएगी तो कर्जा 5 का उतरेगा, दूसरी किस्त 49 की जाएगी तो कर्जा 25 का उतरेगा। उसने कहा जी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ 49 है, यहाँ 7 है, तो इसे किससे गुना करें? 7 से। इधर भी 7 से। यानी मेरे बच्चे पहली किस्त 49 यूनिट की है तो उसमें मूलधन है 35 यूनिट।
दूसरी के दूसरी किस्त 49 की है, तो इसमें कर्जा उतरा है 25 यूनिट का। हाँ है ना। यानी मेरे बच्चे अगर हर इंस्टॉलमेंट 49 यूनिट की होगी तो कुल मिला के जो कर्जा उतारा जाएगा 35 और 25, 5 5 10, 3 2 5 1 60। यानी अगर 60 यूनिट का आपने कर्जा लिया है और 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हर एक किस्त आपकी 49 यूनिट की होगी। पहले वाली भी 49 की, दूसरी भी 49 की, तो कर्जा 35 और 25 60 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कर्जा 60 यूनिट नहीं 1500 रुपए हमारा। तो भाई अगर कुल मिला के कर्जा 1500 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1500 बटे 60, 25, तो एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपए। तो 49 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 पांजे 125, 1250 से 25 घटाएंगे 1225। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो पे की जाएगी वो की जाएगी मेरे भाई कितनी? 1225 रुपए की। और यही वो पूछ रहा है कि भाई हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे करोगे? तो आंसर होगा मेरे भाई 1225 रुपए। अगर 1500 उधार लिए तो हर किस्त 1225 की उतार दो। करिए मेरे भाई। अब आप थोड़ा सा बेसिक पकड़े होंगे, आइए धीरे धीरे पकड़ा दो। कहता है एक आदमी ने 18,000 रुपए की राशि उधार लिए, 2 समान वार्षिक किस्तों में 20% की दर से पैसा चुका रहा। कह रहा है जी 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका रहा है। 18,000 रुपए की राशि उधार ली, बोरोड रुपीज 18,000, अंडरटुक टू पे बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम एनुअली इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पैसा उतार रहा है। अब मेरे भाई ध्यान दीजिए कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/5। यानी पहले साल कोई धन 5 से 6 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 25 से 36 हुआ। अब कह रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट है। भैया इक्वल करते हैं, आइए जरा दिमाग दौड़ाएं। इक्वल करना है तो इसे 6 से करो, तब इक्वल होगा, तो इधर भी 6 से। तो यानी पहली 36 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई तो उसमें कर्जा दिया है 30 यूनिट, दूसरी 36 की इंस्टॉलमेंट गई है तो उसमें कर्जा दिया 25 यूनिट, तो कुल मिला के कर्जा दे दिया 55 यूनिट। कुल मिला के मेरे भाई कर्जा दे दिया 55 यूनिट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट जो उतारी गई है वो कितने की उतारी गई? 36 यूनिट की। यानी मेरे भाई अगर कर्जा आप 55 यूनिट उतार रहे हैं ना, कर्जा आपने 55 यूनिट लिया है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आपको 36 यूनिट की देनी पड़ेगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि कर्जा आपने लिया 18,000 रुपए का, तो 55 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 55। 5 11 55, 5 3 15 है ना, 3 बचा, 5 6 30, 36 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 3600 बटे 11। तो कह रहा है हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो हर एक किस्त होगी मेरे बच्चे 36 यूनिट, तो एक यूनिट 3600 बटे 11, तो 36 यूनिट कितना? तो गुना कर लेते हैं भाई, तो यह आएगा 36 गुना 3600 बटे 11। आइए मेरे भाई इनकी हमें गुना करनी। सबसे आसान काम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि ऑप्शन है 36 गुना 3600 बटे 11, यानी मेरा जो ऑप्शन है वो 36 गुना 3600 बटे 11 है। छत्तीस सौ बटे 11। हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करेगा, कौन सा नहीं। आंसर मेरे प्यारे बच्चों हमारा इन्हीं में से है। देखिए अब हमें ऑप्शन ढूंढना है। यहां डिजिटल सम मत लगाना क्योंकि बटे में 11 है और 11 से जब आप किसी को भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वो नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, तो इसलिए यूनिट डिजिट या वो कुछ नहीं लगेगा। आपको अप्रोक्सीमेशन लेना होगा और कुछ नहीं। आओ जरा करते हैं। देखो 36 गुना 36 करते हैं मेरे बेटे, तो 36 का वर्ग निकालना आता है? नहीं आता तो सीखो, या अभी नहीं बाद में सिखाएंगे। तो 6 का वर्ग 36, असल 3, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, असल 3, 3 3 9 3 12, 1296 आया।
तो मेरे बच्चे ये आया 1296 डबल जीरो बटे 11, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 सात 77, 77 है तो 9 बचा, 11 आठ 88, 2 बचा, 11 एकम 11, तो 11,781 के आसपास मेरा आंसर है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। वो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, करिए मेरे भाई, करिए जी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपकी नज़र पेश किया जा रहा है, करिए कोशिश। कह रहा है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसा दिया है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी एक साल में कोई धन 5 से 6 हुआ भाई, 2 साल में 25 से 36 होगा, 3 साल में वही धन 125 से 216 होगा। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखिए, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इंस्टॉलमेंट। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि वो सवाल में कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए उसने। आइए चर्चा करते हैं। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वे 20% की दर पर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुकाएगा, इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहता 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा 20% की रेट से। तो भैया देखिए ध्यान से, बराबर करने के लिए इसे 36 से गुना करो, इसे 6 से, इधर 6 से, इधर 36 से। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि पहली किस्त 216 यूनिट की गई है तो उसमें कर्जा उतारा है 180 यूनिट का, दूसरी किस्त 216 यूनिट की गई है तो उसमें कर्जा उतारा 150 का, और जो तीसरी किस्त 216 गई उसमें कर्जा उतारा 125 यूनिट का। मेरे बच्चों 5, 8 5 13 2 15, 5 असल 1, 3 और 1 4, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने 455 यूनिट का कर्जा ले रखा है, 455 यूनिट का कर्जा ले रखा है और आप तीनों किस्तें बराबर बराबर की उतारना चाहते हैं, अगर आप तीनों किस्तें बराबर रुपए की उतारना चाहते हैं तो आपको हर किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी? 216 यूनिट की। हर एक किस्त मेरे प्यारे बच्चों 216 यूनिट की देनी पड़ेगी, जबकि सवाल में कह रहा है कि हर किस्त की कीमत थी 10,800। तो मेरे भाई अगर हर किस्त की कीमत 10,800 है तो 216 यूनिट 10,800 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी कितना? भाग दे देंगे 50, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, तो इतने की वैल्यू कितनी? गुना 50, जीरो, तो आंसर होगा 22,750 रुपए। यानी उसने मेरे भाइयों जो कर्जा लिया होगा वो लिया होगा 22,750 का। उसने मेरे बच्चे जो कर्जा लिया होगा वो कितना लिया होगा? 22,750 रुपए का। यही सवाल ने पूछा था कि भाई कर्जा कितने का लिया होगा, तो आंसर होगा 22,750 रुपए का। हाँ जी, करिए मेरे भाई।
कह रहा है जी 20,000 रुपये क्रय मूल्य वाली सिलाई मशीन को एक ग्राहक ने 5,000 रुपये में के नगद मूल्य पर खरीदा। कैश प्राइस जो है किसी सिलाई मशीन का मेरे प्यारे बच्चों वो है 20,000 रुपये। और कह रहा है जी कैश डाउन पेमेंट जो है कैश डाउन पेमेंट जो है मेरे बच्चे वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मेरे बच्चे कैश डाउन पेमेंट है। अब जो बाकी पैसा बच गया, बाकी कितना बच गया? 15,000 रुपये। कहता है जी इसका इसने ले लिया लोन, इस पैसे का इसने ले लिया लोन, इस पैसे का मेरे भाई इसने ले लिया लोन, और इस लोन को किस तरह चुकाना चाहता है? तो सवाल में कह रहा है जी इस पैसे को वो लोन से जो चुकाना चाह रहा है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाह रहा है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाह रहा है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या है जी? 1/8। तो 1/8 की रेट से पैसा चुकाना चाह रहा है। आओ जरा, तो यानी पहले साल कोई धन 8 से होगा 9, दूसरे साल 64 से क्या होगा? 81, तीसरे साल 512 से कितना होगा? 729। अब मेरे भाई बराबर करने के लिए इसे 9 से करो, इधर 81 से, इधर 81 से क्या था? इधर भी 81 से, इधर 9 से क्या था? इधर भी 9 से। यानी मेरे दोस्तों मतलब ये बना कि जो पहली किस्त इतने 9 गुना 81 729 यूनिट की चुकाई गई, उसमें कर्जा कितना दिया गया? 8 एकम 8, 8 8 64, 648 का। 729 की किस्त में 648 कर्जा गया। दूसरी 729 की इंस्टॉलमेंट में कर्जा गया 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57। और तीसरी किस्त में 512 रुपए कर्जा उतारा गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 का 6 को हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 5 10 6 16 और 1 17। इसका मतलब मेरे भाई 1736 यूनिट का अगर उसने कर्जा लिया है तो हर इंस्टॉलमेंट जो उसे देनी होगी वो 729 यूनिट की देनी होगी। जबकि एक्चुअल में जो उसने कर्जा लिया था वो लिया था 15,000 का। एक्चुअल में जो उसने कर्जा लिया था मेरे बच्चे, वो कितना लिया था? 15,000 का। कितने का मेरे भाई? 15,000 का। तो 1736 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 15,000 बटे 1736। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या? गुना करते हैं आप। 15,000 बटे 1736। कह रहा है जी कैलकुलेशन करके बताइए क्या है। मेन लड़ाई क्या है कि हमारा आंसर किसके पास है? 729 गुना 15,000। हमारा जो आंसर आएगा वो 729 गुना 15,000 बटे बटे क्या है? 1736। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे डिजिटल सम से सवाल को सोल्व करना है, लेकिन समस्या ये है कि 1736 के ऐसे फैक्टर हैं जो ओड नंबर भी हैं। इसलिए जो ये आंसर लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा हुआ है। और अगर ये अप्रोक्सीमेट मेरे भाइयों आंसर है तो फिर हमें आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही इसका ढूंढना होगा कि किसके आसपास इसका आंसर बैठेगा। बात आती है कि सर अगर हम एग्जैक्ट ढूंढने जाएं तो कैसे इसके आसपास का आंसर ढूंढे, ये हमारे लिए समस्या है। इस सवाल में पंगा क्या है कि ये किसी तरीके से ऐसे टूटेगा नहीं, आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। अच्छा देखो 36 है, 36 है तो 4 निम 36, 4 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, 8 निम 72, 8 एकम 8। अब देखो मेरे बच्चों हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 15,000 को 15 गुना 1000 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है कोई दिक्कत है। और मेरे बच्चे से जब 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकम 8,
8 7 56, 217, इससे काटा 125, यानी मेरी कुल मिला के जो कैलकुलेशन आई वो 729 गुना 15 गुना 125 बटे 217। अब मेरे बच्चे सवाल जैसे ही 217 देख रहे हो तो समझ लो कि अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज्यादा काम नहीं आनी यहाँ पे, और डिजिटल सम नहीं लगेगा, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन रिकरिंग डेसिमल जनरेट कर देगा 217। ठीक है जी, 217 के साथ अब कैसे तोड़ा जाए इसको? अब तोड़ने का एक तरीका ये कि भाई ये 9 का क्यूब है तो 7 रेक 8 और 2 10, ये नहीं बनेगा। आप ये बताओ अगर नीचे मैं वैल्यू छोटी कर दूं, 7 की जगह अगर 6 लिख दूं, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन देखना है, 6 लिख दूंगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा मेरा बच्चे? अगर मैं 217 की जगह 216 कर दूंगा तो उत्तर मेरा बड़ा बैठेगा थोड़ा, है ना? क्या बैठेगा? बड़ा बैठेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते करने की। तो आप देखो 9 से काटते हैं 81, और यहां काटेंगे तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24, 5 3 15, और सॉरी 3 5 15, 3 8 24, 8। अब ले लो 8 से यहां अप्रोक्सीमेशन सेट कर देंगे 10, तो 125 5 कितना हो गया? 625 और 1 0, यानी मेरा आंसर 6250 के आसपास आना चाहिए। तो 6250 के आसपास यही है, तो ऑप्शन सी है। लेकिन मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, सवाल बहुत टफ है, एग्जाम का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ये तय है कि अगर ये 6900 के आसपास होता तो मैं छटनी कर ही नहीं पाता किसी भी सूरत में इस सवाल की। ये तो मेरा तुक्के से 6250 के नजदीक आ गया, और उसके आसपास मेरा एक ही ऑप्शन था, इसलिए मैंने टिक कर लिया। फिर भी अगर मैं सलाह दूं बच्चे को इस सवाल को करने की, तो कैसे एग्जाम में किया जाए उस पॉइंट को समझिए। सवाल ये था मेरे बच्चे, 729 गुना 15,000 बटे 1736। देखिए सबसे पहला काम तो ये, क्या आप जानते हैं 4 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब आखिरी 2 अंक भाग हो जाए? तो 4 से 36 भाग हो रहा था, 4 से यहाँ पे भी भाग हो रहा था, तो फिर मैंने देखना था कि यार ये 8 से भी 8 नहीं, 72 8 8 दूनी 16, 8 से ही भाग हो रहा है, तो 8 से काटा 217 आया, और इसे 8 से काटोगे तो समझो इसको 15,000 को 15 गुना 225 लिख लेंगे, 15 गुना 1000, 1000 को जब 8 से काटोगे तो वो आएगा 125। अब मेरे भाई अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना और अगर अप्रोक्सीमेशन इनके आसपास आ जाता, तो उस केस में हमें 729 गुना 15 गुना 125 करते, फिर 217 से भाग देते, तब एग्जैक्ट आंसर है। तो ये सच में कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट फिर भी हमें ऐसे सवाल को इसी तरीके से नजदीक नजदीक ढूंढ के अप्रोक्सीमेशन से खत्म करना चाहिए।